नमस्कार साथियों, न्यू उड़ान क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनाटॉमी, बीएससी एंड एमबीएससी इन एनाटॉमी फ्रॉम राजूवास। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वेटनरी एनाटॉमी। वेटनरी एनाटॉमी के अंतर्गत पशु शरीर रचना विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। हर साल पशुधन सहायक जो वैकेंसी आने वाली है या जो पीछे आके गई है उसमें हर बार उसमें 8 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। तो ये सारा अपन क्या है प्रैक्टिकली है। वैसे देखा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है। अपन एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो पढ़ते हैं। वेटनरी एनाटॉमी। वेटनरी एनाटॉमी पशु शरीर रचना विज्ञान। पशु संरचना विज्ञान इसके अंतर्गत यानी पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? वेटनरी एनाटॉमी। एना मतलब शरीर, टॉम चाकू। शरीर की रचना का अध्ययन यदि अपने को जानना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? एनिमल का डिसेक्शन करना पड़ेगा, उसको काट कर देखना पड़ेगा कि कौन से अंग हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं हैं। सब कुछ उसकी रचना के बारे में जानना हो तो अपन उसका डिसेक्शन या उसका काट कर ही देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसके अंतर्गत अपन डिफाइन के बारे में देखते हैं। परिभाषा। पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है वेटनरी एनाटॉमी कहलाती है। पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है पशु शरीर रचना विज्ञान या वेटनरी एनाटॉमी कहलाती है। अब इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी इसके अंदर शाखाएं हैं। तो शाखाओं में सबसे पहले है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी टोपोग्राफिक एनाटॉमी के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे? विभिन्न गुहाओं में उपस्थित अंगों की क्या लोकेशन है और अंगों का दूसरे अंगों के साथ में क्या रिलेशन है उसका अध्ययन किया जाता है टोपोग्राफिक एनाटॉमी के अंतर्गत। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर की विभिन्न गुहाओं में उपस्थित अंगों की लोकेशन एवं अन्य अंगों के साथ
रिलेशन का अध्ययन किया जाता है। यानी वेटनरी एनाटॉमी की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी शरीर की विभिन्न गुहाओं में उपस्थित जितने भी अंग होते हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, या अन्य अंगों के साथ में उनका क्या रिलेशन है, उसका अध्ययन अपन करेंगे टोपोग्राफिक एनाटॉमी के अंतर्गत। उसके बाद में दूसरी शाखा आती है बी, सिस्टेमेटिक एनाटॉमी। सिस्टेमेटिक एनाटॉमी सबसे पहले उसमें अपन पढ़ेंगे ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो मतलब हड्डियों, लॉजी मतलब अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन। 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे मायोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है, मायो मतलब मसल्स, लॉजी मतलब अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों का अध्ययन। नंबर 3 आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट्स या अपने जोड़, तो जोड़ों का अध्ययन। जोड़ों का अध्ययन। शरीर के अंतर्गत जितने भी जोड़ हैं उन सब का अध्ययन अपन आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। नंबर 4 स्प्लेन्क्नोलॉजी। शरीर के अंतर्गत जितने भी कोमल अंग होते हैं उन सब का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करेंगे? स्प्लेन्क्नोलॉजी। कोमल अंगों का अध्ययन। जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग गुहाओं में उपस्थित होते हैं उन सब का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करेंगे? स्प्लेन्क्नोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद में आता है 5 नंबर न्यूरोलॉजी। न्यूरो मतलब नर्व है इसके अंतर्गत, तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करेंगे? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद में 6 नंबर आता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंतर्गत अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त वाहिनियों का अध्ययन। रक्त वाहिनियों का अध्ययन। उसके बाद में नंबर 7 कार्डियोलॉजी। इसमें हृदय का अध्ययन। हृदय मतलब हार्ट की कैसी संरचना है, कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सी मसल्स है, इन सब के बारे में अपन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद में नंबर 8 एस्थेसियोलॉजी। एस्थेसियोलॉजी एस्थेसियोलॉजी मतलब ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, संवेदी अंगों का अध्ययन। संवेदी अंगों का अध्ययन। संवेदी अंग मतलब अपने ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय है, तो उन सब का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करेंगे?
एस्थेसियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद में नंबर 3, पहली शाखा अपन ने कौन सी पढ़ी थी? टोपोग्राफिक एनाटॉमी। दूसरी जो उसकी शाखा पढ़ी थी सिस्टेमिक एनाटॉमी, और तीसरी होती है इसके अंदर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शरीर के अंतर्गत जितने भी ऊतक होते हैं उन सब का माइक्रोस्कोपिक अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी शरीर के अंतर्गत जितने भी ऊतक होते हैं उन सब का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी। ऊतकों का शरीर के ऊतकों का सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन। शरीर के ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसके बाद में नंबर 4 पे आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी बोलते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी यानी इसके अंतर्गत अपन निषेचन से लेकर भ्रूण निर्माण तक की प्रक्रिया का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। तो ये इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? निषेचन से भ्रूण निर्माण तक की प्रक्रिया। निषेचन से लेकर भ्रूण निर्माण तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। यानी ये एम्ब्रियोलॉजी इसके अंदर अध्ययन करेंगे। उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी भी क्या है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे वर्ड आते हैं जिसके अंदर अपने को पता नहीं चलता है कि एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर होती है, इसकी स्थिति कैसी होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डोर्सल। डोर्सल का मतलब होता है कि वह सतह है जो किधर की तरफ हो? आसमान की तरफ हो। कौन सी सतह होती है? डोर्सल सरफेस। डोर्सल का मतलब होता है जिसकी सतह क्या हो जाती है? आसमान की तरफ होती है। यानी वह सतह है जो आसमान की तरफ होती है। वह सतह जो आसमान की तरफ होती है कौन सी होती है? डोर्सल। उसके बाद में आता है वेंट्रल। डोर्सल उसके बाद में होती है वह सतह है जो जिसकी जो सतह होती है वो किसकी तरफ होती है? धरती की तरफ होती है, धरातल की तरफ होती है। वो कौन सी हो जाती है? वो होती है वेंट्रल। तो वह सतह है जो धरातल की तरफ होती है, वेंट्रल सतह कहलाती है। उसके बाद में आती है एंटीरियर। एंटीरियर। नंबर 4 पोस्टीरियर। एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है अग्र की ओर, और ये होता है पश्च की ओर। तो ये इसको अपन मानते हैं आगे की ओर।
और ये होता है पश्च की ओर। एंटेरियर, ये देखो, ये उनकी कौन सी सतह हो जाती है? डोर्सल, वेंट्रल। ये जस्ट इसके आगे, मान लो ये कोई ऑर्गन है, उसके जस्ट आगे कोई ऑर्गन होता है तो वो कैसी कंडीशन में होगा? एंटेरियर। पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। नंबर 5, एक आता है क्रेनियल। 6 नंबर कॉर्डल। क्रेनियल का मतलब होता है सर की तरफ, सिर की ओर, और ये होता है पूंछ की ओर। शरीर में जो भी ऑर्गन यदि अपने शरीर के सिर के नजदीक यानी सिर की तरफ हो तो वो कौन सा हो जाता है? क्रेनियल। और यदि जो पार्ट पूंछ की तरफ होता है वो क्या कहलाता है? कोडल। क्या कहलाता है? कोडल। उसके बाद में नंबर 7 आता है रोस्ट्रल। रोस्ट्रल का मतलब होता है नाक की तरफ, नाक की तरफ। नाक की तरफ जो भी संरचना नाक की नजदीक होती है वो नाक की तरफ या रोस्ट्रल होती है। उसके बाद में नंबर 8 आता है पाल्मर, और एक आता है प्लेंटर। पाल्मर का मतलब होता है अगले पैरों के जो खुर होते हैं उसकी वह सतह जो धरातल के क्या हो? लंबवत हो या ऊर्ध्वाधर हो तो वो क्या कहलाती है? प्लेंटर कहलाती है। और पिछले पैरों के खुर की वह सतह जो धरातल के लंबवत होती है वो क्या कहलाती है? प्लेंटर कहलाती है या खड़ी अवस्था में होती है। तो इसके अंतर्गत है पाल्मर यानी पिछले आगे के पैरों के खुरों की वह सतह है जो धरातल के लंबवत होती है या खड़ी होती है। कौन सी सतह होती है? प्लेंटर। ये खुर है, ये धरातल की वह सतह है जिसके अंतर्गत क्या हो जाती है? ये धरातल के लंबवत या खड़ी अवस्था में होती है, क्या कहलाती है? प्लेंटर। ऐसे ही आगे के पैरों की बजाय यहां पर क्या आ जाएगा? पीछे, पीछे के पैरों के, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। तो पीछे के पैरों के खुरों की वह सतह जो धरातल के लंबवत या खड़ी अवस्था में होती है वो क्या कहलाती है? प्लेंटर कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मीडियल। मीडियल, मीडियल, मीडियल का मतलब होता है जो संरचना मध्य रेखा की तरफ होती है वो क्या होती है? मीडियल। जैसे ये मेरा हाथ है, उसके अंतर्गत जो अंदर की तरफ मध्य रेखा की ओर, ये जो मध्य रेखा की तरफ जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? मीडियल होता है। बाहर वाला क्या होता है? लेटरल। लेटरल, लेटरल ये होता है मध्य रेखा की तरफ, मध्य रेखा की तरफ। ये जो अपना हाथ है उसके अंदर का जो, ये अंदर का जो भाग है जो मध्य रेखा की तरफ होता है वो क्या होता है? मीडियल। और जो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है वो कौन सा हो जाता है? लेटरल। तो ये होता है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। उसके बाद में आता है प्लेन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले उसके अंतर्गत अपन कौन कौन से प्लेन हैं
जो शरीर को काट कर दो अलग अलग भागों में अपन बांटते हैं, तो सबसे पहले उसके अंतर्गत आता है मीडियल प्लेन। मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या करता है कि वह रेखा जो शरीर को दो अलग अलग भागों में बांट सके, यानी समान भागों में, जैसे ये रेखा यदि यहां से होकर गुजरे तो शरीर को ये दो बराबर समान भागों में बांटती है। कौन सी रेखा होती है? मीडियल प्लेन। तो अपन इसकी क्या डिफाइन लेंगे, यानी वह काट जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटता है, वह काट जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटता है, मीडियल प्लेन कहलाता है। यानी वह काट, एक ऐसा काट जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटता है। यदि ये यहां से ऐसे काटा जाए पूरे शरीर को, तो दो अलग अलग भागों में ये बराबर भाग बटेंगे पूरे शरीर के, तो वह काट कौन सा हो जाएगा? मीडियल प्लेन। उसके बाद में आता है सेजिटल। सेजिटल प्लेन, यानी वह काट जो मध्य रेखा, यानी जो मीडियल प्लेन होता है उसके होता तो समानांतर ही है, लेकिन ये शरीर को दो असमान भागों में बांटता है। क्या कहलाता है? सेजिटल प्लेन कहलाता है। तो वह काट जो मीडियल प्लेन के समानांतर चलता है तथा शरीर को दो असमान भागों में बांटता है, तो वह काट जो मीडियल प्लेन के समानांतर चलता है, वह काट जो मीडियन प्लेन के समानांतर चलता है, परंतु शरीर को दो असमान भागों में बांटता है। मीडियन प्लेन तो क्या है? एकदम बीचों बीच चलता है, लेकिन सेजिटल प्लेन होता तो इसके पैरेलल ही है, लेकिन ये तो यहां से होकर गुजरेगा या ये यहां से होकर गुजरेगा। जब यहां से होकर गुजरता है तो इसका मतलब ये शरीर के दो समान भागों में नहीं होता है। शरीर को काटने के बाद में दो असमान भाग हो जाते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद में आता है फ्रंटल प्लेन। यानी वह काट जो मीडियल प्लेन होता है या सेजिटल प्लेन होता है, इन दोनों के लंबवत, जिससे क्या हो जाता है? शरीर दो भागों में तो बढ़ जाता है, लेकिन एक भाग उसका कौन सा हो जाएगा? वेंट्रल, और दूसरा उसका कौन सा हो जाएगा? डोर्सल। जैसे मान लो ये एनिमल है। अब अपन यहां तक अभी तो पढ़ रहे थे, जैसे ये मीडियल ऐसे होके गुजरेगा तो ये तो हो जाता है मीडियल, एकदम बीचों बीच होके गुजरेगा। दूसरा है ये इसके समानांतर चलता हुआ, दूसरा कौन सा हो जाता है? प्लेन, सेजिटल प्लेन हो जाता है। अब उसके बाद में दूसरा जो तीसरा उसके अंतर्गत आता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? ये तो दोनों ऐसे चल रहे थे, मीडियल प्लेन और सेजिटल प्लेन, ये चलेगा ऐसे, इन दोनों के लंबवत होता हुआ गुजरेगा, जिससे शरीर क्या हो जाएगा? एक डोर्सल पार्ट में बढ़ जाएगा, दूसरा वेंट्रल प्लेन के अंदर बढ़ जाता है। तो वह काट जो मीडियन प्लेन के लंबवत होता है तथा शरीर को डोर्सल व वेंट्रल पार्ट में
बांटता है। अब एक तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, डोर्सल, दूसरा कौन सा हो जाएगा, वेंट्रल। उसके बाद में एक और आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन यानी वह काट, इतनी देर तो कैसे चल रहा था, मीडियल प्लेन ऐसे, उसके बाद में सेजिटल, उसके बाद में अपना आता है फ्रंटल, ये ऐसे चलेगा। उसके बाद में ये आता है ट्रांसवर्स, यानी शरीर को दो भागों में बांटेगा, लेकिन एक तो हो जाएगा अग्र भाग, दूसरा हो जाएगा पश्च भाग। तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, वह काट जो तीनों प्लेन कौन से आ जाते हैं इसमें, मीडियल, सेजिटल और इसके अंदर फ्रंटल। तो वह कार्ड जो तीनों प्लेन के लंबवत चलता है तथा शरीर को अग्र व पश्च भागों में बांटता है। कौन सा प्लेन होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। ये तो हुई अपने टर्मिनोलॉजी की बात, अब पढ़ेंगे अपने दूसरा अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी हड्डियों से बना हुआ ढांचा, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, हड्डियों से बना हुआ ढांचा जो शरीर को सहारा, सुरक्षा, गतिशीलता प्रदान करता है, क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, हड्डियों से बना हुआ ढांचा जो शरीर को सुरक्षा, गतिशीलता व सहारा प्रदान करता है, क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। यानी अपने शरीर के अंदर हड्डियों का जो भी ढांचा बना हुआ अपने को दिखाई देता है, कोई फोटो होती है उसके अंदर जो फ्रेमवर्क होता है, तो ये सब कुछ क्या है, कंकाल तंत्र है। हड्डियों से बना हुआ जो भी ढांचा अपने को दिखाई दे रहा है, जो शरीर को सुरक्षा, गतिशीलता, सहारा प्रदान करता है, ये क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। सिस्टम, कंकाल तंत्र, हड्डियों से बना हुआ ढांचा जो शरीर को सुरक्षा, सहारा, गतिशीलता, संरचना प्रदान करता है, क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। अब कंकाल तंत्र के अंतर्गत अपने इसके अंदर कौन कौन सी हड्डियां हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पूरा कंकाल तंत्र है, हड्डियों से बना हुआ जो शरीर को देखो सुरक्षा भी, जो भी जितने भी अपने कोमल अंग होते हैं उसको सुरक्षा भी देता है, सहारा भी दे रहा है, पूरा बॉडी को सहारा दे रहा है। बिना स्केलेटन के तो क्या हो जाता है, शरीर क्या मांस का बना हुआ लोथा ही होता है। उसके बाद में दूसरा उसके अंतर्गत अपन गतिशीलता, ये मोमेंट जो होता है बॉडी के अंतर्गत वो किसकी वजह से होता है, ये स्केलेटन सिस्टम ये गतिशीलता भी प्रदान करता है। तो सबसे पहले अपन अब जो स्केलेटन सिस्टम है उसको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला आता है उसके अंदर एक्सियल, एक्सियल के अंतर्गत अपन एक्सियल या अक्षीय, पहला भाग है एक्सियल या अक्षीय। अक्षीय के अंतर्गत यानी वे उन हड्डियों का अध्ययन करेंगे जो एक अक्ष पर स्थित हो। एक अक्ष पर कौन कौन सी है, उसके अंतर्गत सबसे पहले अपन स्कल की जितनी भी अस्थियां होती है, स्कल
तो इसके अंतर्गत कौन सी आ जाती है? एक तो आ जाता है पूरा स्कल आ जाता है, स्कल का मतलब हो जाता है स्केलेटन ऑफ द हेड, जो अपने सिर का जो भी स्केलेटन होता है, कंकाल तंत्र होता है, वो कौन सा हो जाता है? स्कल। तो देखो ये पूरी मीडियल यानी एक अक्ष पर स्थित है, तो सबसे पहले इसी अक्ष पर सबसे पहले कौन सा आ जाता है? स्कल। उसके बाद में आता है वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कोलमन। ये जितने भी वर्टिब्रल कोलमन की जितनी भी अस्थियां हैं, जिसके अंतर्गत सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सेक्रल है, कोक्सीजियल है, वो सारी की सारी एक अक्ष पर आती है। तो इसके अंतर्गत अपन कौन सा पढ़ेंगे? वर्टिब्रल कोलमन की जितनी भी अस्थियां हो जाती है, चाहे सर्वाइकल हो, थोरेसिक हो, लंबर हो, सेक्रल हो, कोक्सीजियल हो, सब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद में इसी अक्ष पर देखा जाए तो और कौन सी आ जाती है? स्टर्नम, स्टर्नम। स्टर्नम है तो स्टर्नम भी देखो ये जो होती है, यहां से देखा जाए तो ये पहले स्कल आ गया, स्कल के बाद में ये अपनी स्टर्नम आती है। बैक साइड में देखा जाए तो इसके अंदर वर्टिब्रल कोलमन आ जाती है, ये सिर्फ क्या हो जाती है? एक ही अक्ष पर स्थित होती है। उसके बाद में रिब्स, रिब्स, ये जो रिब्स है ये भी इसी अक्ष के ऊपर आ जाती है। तो अपन सब कुछ जो एक्सियल है या अक्षीय है वो इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो अक्षीय, जो अक्षीय है इसका मतलब हो जाता है यानी वह कंकाल तंत्र जो एक ही अक्ष पर स्थित हो, यानी वो हड्डियां या वो कंकाल जो एक ही अक्ष पर स्थित हो, अक्षीय कंकाल कहलाता है। नंबर दो आता है इसके अंतर्गत अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर यानी उपांगीय, उपांगीय, उपांगीय यानी वे हड्डियां जो मुख्य जो अक्ष होती है उससे दूर होती है, तो वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन? उपांगीय या अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र। इसके अंतर्गत कौन सा आ जाता है? जैसे फोर लिम्ब की हड्डियां, अग्रपाद की अस्थियां आ जाती है, पश्चपाद की अस्थियां आ जाती है, यानी ये जो मुख्य अक्ष होता है इससे ये दूर होती है, पश्चपाद की अस्थियां हो जाती है, और अग्रपाद की अस्थियां, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन? उपांगीय कंकाल तंत्र या किसके अंतर्गत? अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र। अब देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है उसके अंतर्गत सबसे पहले अपन स्कल, उसके बाद में जो अग्रपाद के अंदर कौन कौन सी अस्थियां होती है, अग्रपाद के जो अस्थियां हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है स्केपुला, ये स्केपुला है। स्केपुला के बाद में आएगी हुमरस, हुमरस के बाद में रेडियस अल्ना आ जाती है, ये कार्पल है, मेटाकार्पल है, फ्लेंजेज है। ये ऐसे ही उसके अंदर पश्चपाद के अंदर देखा जाए तो ये हिप बोन आ जाती है, फीमर आ जाती है, ये फीमर होती है लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी अस्थि है फीमर। उसके बाद में आ जाती है टिबिया, फिबुला होती है, फिबुला उसमें बहुत ही छोटी सी और रूडिमेंट्री कंडीशन में होती है। उसके बाद में अपन देखा जाए तो टार्सल आ जाती है, टार्सल के बाद में मेटाटार्सल आ जाती है, फिर आ जाता है फेटलोपेस्टन, कॉफिन, ये जॉइंट होते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब आगे चर्चा करते हैं कि सबसे पहले अपन कंकाल तंत्र की जो संरचना है उसकी जो मेन इकाई होती है वो क्या होती है? बोन। तो स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की इकाई क्या है? बोन या हड्डी होती है, हड्डी होती है। अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बोन होती है, किस किस की टाइप होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, 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 वर्गीकरण। सबसे पहले लॉन्ग बोन,
लंबी अस्थि। वे हड्डियां जो लंबाई में अधिक होती है परंतु चौड़ाई में कम होती है, वो कौन सी होती है? लॉन्ग बोन होती है। लॉन्ग बोन की एक खास बात और होती है कि इसके अंदर क्या होती है? मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी। और मेडुलरी कैविटी यानी मेडुलरी कैविटी जो होती है इन लंबी अस्थियों के अंतर्गत ही पाई जाती है। अब लॉन्ग बोन के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो इसके एग्जाम्पल होता है हुमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टीबिया, फिबुला, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेज। तो अग्रपाद के अंतर्गत हुमरस है, रेडियस अल्ना है, मेटाकार्पल होती है, फीमर है, टीबिया, फिबुला है, मेटाटार्सल है, फ्लेंजेज है। ये सारी की सारी लॉन्ग बोन के अंतर्गत आती है जिसकी लंबाई अधिक होती है तथा चौड़ाई कम होती है। तो ये सारी कौन सी हो जाती है? लॉन्ग बोन होती है, लंबी अस्थियां होती है। इसमें मेडुलरी कैविटी पाई जाती है जिसके अंतर्गत क्या होता है? मज्जा भरा रहता है। बोन मेरो अस्थि मज्जा भरा रहता है। ये अस्थि मज्जा क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। शरीर में जितने भी जो सेल्स होती है उसका निर्माण करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट नंबर 2, शॉर्ट बोन। छोटी अस्थि। वे अस्थियां जो लंबाई में कम लेकिन चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा हो, क्या कहलाती है? शॉर्ट बोन कहलाती है। कहने का मतलब हो जाता है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या हो जाती है? कम होती है, तो ये शॉर्ट बोन कहलाती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कार्पल्स, टार्सल्स। जो कार्पल्स होता है वो कहाँ पर पाई जाती है? जो अग्रपाद होता है, नी जॉइंट होता है। कार्पल्स कहाँ पर पाई जाती है? नी जॉइंट के अंतर्गत, नी जॉइंट। और उसके बाद में कौन सा हो जाता है? टार्सल होती है। टार्सल कहाँ पर हो जाती है? होक जॉइंट के अंतर्गत। तो ये जो भी छोटी अस्थियां हो जाती है वो सारी की सारी कहाँ पर पाई जाती है? जॉइंट्स के अंदर पाई जाती है। और जॉइंट्स के अंतर्गत ये क्या करती है? एक तो दूसरा क्या हो जाती है? ये जो प्रेशर होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दूसरा हो जाता है मोबिलिटी में हेल्प करती है, गतिशीलता प्रदान करती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आ जाता है उसके अंदर इरेगुलर बोन। अनियमित अस्थि यानी इनकी न कोई डेफिनाइट आकार होता है, न कोई शेप होती है। तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ जाती है? इरेगुलर बोन्स के अंतर्गत आ जाती है। और इरेगुलर बोन्स के अंतर्गत कौन सी आ जाती है? वर्टिब्रल कॉलम की जितनी भी अस्थियां होती है वो इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है? वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलमन। जो कशेरुक दंड होता है उसकी सारी अस्थियां होती है वो इरेगुलर या अनियमित अस्थियां होती है। कशेरुक दंड। उसके बाद में आ जाती है न्यूमेटिक बोन। उसके बाद में जो 4 नंबर पे आता है वो आती है न्यूमेटिक बोन। ये जो न्यूमेटिक बोन होती है वो ज्यादातर कहां पर पाई जाती है? पक्षियों के अंतर्गत पाई जाती है। पक्षियों की जो भी जितनी भी लंबी अस्थियां हो जाती है उनके अंतर्गत
कौन सी बोन होती है? न्यूमेटिक बोन होती है। न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है उस हड्डियों के मध्य में क्या हो जाता है, एयर सैक्स पाए जाते हैं जो इन्वायरमेंट से जुड़े रहते हैं, और इसी की वजह से उनकी जो अस्थियां होती है वो क्या हो जाती है, हल्की होती है और हवा में उड़ने में हेल्प करती है, उत्प्लावन प्रदान करती है। उसके बाद में नंबर 5 पढ़ेंगे सीसामोइड बोन। सीसामोइड बोन, सीसामोइड बोन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सीसम के सीड के तरह के आकार की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सीसामोइड बोन बोलते हैं। और ये भी क्या हो जाती है, छोटी अस्थियां होती है जो अग्र और पश्च पादों के अंतर्गत पाई जाती है। और ये जो होती है मेन क्या होती है, जितने भी अपनी बोन और टेंडन इन दोनों के बीच में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब हो जाता है सीसामोइड बोन होती है वो एक पुल्ली की तरह काम करती है। यानी पुल्ली का मतलब होता है जितना भी फ्रिक्शन या घर्षण होता है उसको कम करने में हेल्पफुल होती है। उसके बाद में नंबर 6 आता है विसरल बोन। विसरल बोन का मतलब होता है जितने भी अपने विसरल ऑर्गन होते हैं उनमें पाई जाने वाली बोन क्या कहलाती है, विसरल बोन कहलाती है। और ये विसरल अंगों को क्या करती है, सहारा देने का काम करती है। तो विसरल बोन के अंतर्गत अपन कौन कौन सी बोन होती है, जैसे ओस, पेनिस है, किसके अंतर्गत पाई जाती है, डॉग के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ओस कॉर्डिस, ये किसके अंतर्गत पाई जाती है, जो ओक्स होता है उसके हार्ट में पाई जाती है। ओस ऑप्टिकस होता है, ओस ऑप्टिकस होता है, ये जो फाउल होता है उसके दोनों आँखों में पाई जाती है। ओस फ्रेनिक होता है, ओस फ्रेनिक होता है, ये जो कैमल होता है, ऊंट होता है, उसके डायफ्राम के अंतर्गत पाई जाती है। ओस रोस्ट्रल, एक आती है ओस रोस्ट्रल, ये ओस रोस्ट्रल होता है, पिग होता है, उसका जो स्नाउट होता है इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये कुछ जो विसरल अंगों के अंतर्गत ये क्या हो जाता है, डिपोजिशन होने से नई नई अस्थियां बन जाती है, ये फ्रीली होती है और इसी के अंतर्गत पाई जाती है, जो इसको थोड़ा सहारा या मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये तो अपना बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद में यदि आगे के चैप्टरों के बारे में आपको डिटेल स्टडी देखना हो तो आप बने रहिए, और आपके सारे जितने भी आगे जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपके एनाटॉमी समझने में बड़े ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, जय हिंद।